पहले सवाल से तो हम मैडम डॉक्टर इंदु सिन्हा मैडम और एसपी सिन्हा सर से पूछना चाहेंगे अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड्स। आप अपने थोड़ा अपना परिचय दें, अपने फैमिली बैकग्राउंड्स के बारे में बताएं। थैंक यू प्रवेश शर्मा सर जी। और जैसा कि कहा जाता है लेडीज फर्स्ट, तो मैं सबसे पहले अपनी धर्म पत्नी डॉक्टर इंदु सिन्हा से बोलूंगा कि वो अपना फैमिली बैकग्राउंड के विषय में बताएं। गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर इंदु सिन्हा और मैं सबसे पहले अपने ऑफलाइन को थैंक्स बोलूंगी जिनके चलते मैं यहाँ स्टेज पर मुझे आने का मौका मिला, और अपने फ्रेंड्स जो जिनके सपोर्ट से मुझे यहाँ तक इस लेवल तक पहुँचे, और इस सिस्टम को भी थैंक्स बोलूंगी जो कि ये सिस्टम आज तक कहीं भी किसी भी जॉब में हस्बैंड वाइफ को एक साथ स्टेज पर बुलाने का सिस्टम नहीं है, जो कि हमारे मोदी केयर में वो सिस्टम है। तो मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलूंगी। आज मुझे अपने फैमिली के विषय में बताने का मौका मिला है। तो मैं एक बहुत बड़े बिजनेस ग्राउंड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैं 7 भाई बहन में छठे स्थान मेरा है, और मैं बहुत नाज नखरों में पली। बहुत ही, ये तो कहा जाता है ना कि बड़ों का ज्यादा प्यार मिलता है या छोटों को, तो मैं सबसे छोटी थी, इसलिए मुझे बहुत फैमिली से, भाई बहन से, माँ बाप से बहुत ज्यादा प्यार मिलता था, और आज भी मिलता है। माँ बाप तो नहीं है, लेकिन भाई और भाभी लोग हैं, पूरे फैमिली मुझे बहुत प्यार करता है। मेरा बैकग्राउंड में, मेरे मायके में बहुत बड़ा होटल है, चाय बागान है, पेट्रोल पंप है। बहुत एंजॉय का लाइफ हम लोग जीते हैं। पढ़ाई कंप्लीट हुआ, फिर शादी हुई तो फिर हमारे 3 बच्चे हैं। मेरे बड़े बच्चे के यहाँ पे आईटी की कंपनी है जिसमें लगभग 250-300 एम्प्लॉय जॉब करते हैं, और मेरा छोटा बेटा जो है वो बिहार में है, सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर अभी जॉब कर रहे हैं। मेरी छोटी बेटी जो अभी पहले एसबीआई में लाइफ में थी, लेकिन एक लॉकडाउन और शादी होने के बाद से कुछ परेशानी होने के चलते मोदी केयर के साथ करते करते आज अपना डांस स्टूडियो चला रहे हैं। तो मेरा बैकग्राउंड यही है। थैंक्स। चलिए, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं भी कहना चाहूंगा कि हमारे बैंक के हमारे पुराने साथी थे वीके लाल सर, और वो हमें इस बिजनेस में लाए। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि आज जो मेरे जीवन में इतनी टेंशन फ्री, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, उसके लिए सबसे पहला बीज उन्होंने ही बोया था कि मुझे इस बिजनेस में लाए, और आज हमें ये जो है सो प्लेटफॉर्म मिला है अपने विषय में बोलने का, बताने का। तो थैंक यू फ्रेंड्स। और प्रवेश शर्मा सर, मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ। वैशाली जिला में मेरा घर हुआ, और मेरे पिताजी जॉब में थे, माँ मेरी हाउसवाइफ, और मैं बिल्कुल जिसको कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली, तो मिडिल क्लास फैमिली था, और 6 भाई बहन में सबसे बड़ा। और अब सबसे बड़ा का मतलब ये हुआ कि हमारे बचपन से ही हमारे कंधे पे जिम्मेवारियां थी, और थैंक्स गॉड कि उन्हीं जिम्मेवारियों के वजह से मैं समझता हूं कि मैं जीना सीख गया। अगर जिम्मेवारी नहीं होती तो शायद मैं नहीं समझ पाता जिंदगी को, जितना करीब से मैं जिंदगी को जाना। तो वहां से हमारी शुरू हुई, और जैसे ही मैं ग्रेजुएशन किया, क्योंकि मैं बड़ा भाई था, मेरे लिए तुरंत जॉब पकड़ना, जॉब फैमिली से थे, तो सीधी बात वही थी जो सब लोगों के विषय में बताया जाता है। जैसा कहा जाता है कि पढ़ाई करो, अच्छा पढ़ो लिखो और अच्छा जॉब करो। तो 1977 में मैं ग्रेजुएशन किया, और उसी साल हमारी स्टेट बैंक में जॉब हो गई। तो उन जमाने में स्टेट बैंक में क्लर्क कम कैशियर के पोस्ट पे ही हुआ था, लेकिन वो क्लर्क कम कैशियर का भी जो पोस्ट था उस जमाने में रॉयल माना जाता था। एक्चुअली मैं भी फील करता था, समाज में, बाजार में जितनी इज्जत हुआ करती थी, तो लगता ही था कि हाँ बिल्कुल प्रिंस वाली जिंदगी थी, वो बैंकिंग था। वहां से हम अपना सफर शुरू किए, और सफर शुरू करने के बाद जो है सो आगे चलता गया। तो फिर आज देख ही रहे आप। चलिए, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यानी कि घर में आप सबसे बड़े और मैडम सबसे
प्यारी दुलारी। बड़ा नायाब कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया सर। हाँ जी, तो आपका कैरियर अभी तक जो रहा सर, आपका प्रोफेशन और मैडम का, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रवेश जी, मैं जरूर बताऊंगा। तो मैं पहले ही की तरह फिर कहूंगा मैं अपनी पत्नी को कि मेरी जाने जहां है ये, तो सबसे पहले यही बताएं। करियर के विषय में मैं बात करूंगी। जब मेरी शादी हुई थी, हमारे बच्चे हुए थे, मेडिकल ग्राउंड तो मेरा पहले से था, लेकिन मैं अपनी वो क्लिनिक नहीं खोली थी, क्योंकि जब भी यहाँ इनके 3 साल की हमारी बिजनेस जॉब में तो 3 साल का ही पोस्टिंग होता है, और जब भी हम वहाँ क्लिनिक खोलते थे, जब इनकी पोस्टिंग होती थी, तो मेरा वहाँ से फिर क्लिनिक चेंज करना पड़ता था। धीरे धीरे करते करते काफी दिन तक मतलब इस तरफ से चला, लेकिन हमारे बच्चे जब बड़े हो गए, अपने अपने पढ़ाई लिखाई में चले गए, और पैसे की चाह तो हर किसी को रहता है कि हाँ कुछ अलग से हम लोग इनकम किया जाए। तो हमारी मेडिकल से डॉक्टरी से मेरे कम लाख पैसा आ जाता था, लेकिन जब हम दिल्ली पहुंच गए और हमारे बच्चे सब अलग अलग, फैमिली हमारे अलग अलग सब हो गए, शिफ्ट कर गए, इनका भी ट्रांसफर देहरादून हो गया, तो उसके बाद से मैं अकेले पड़ गई, तो मैं वहां पर अपना क्लिनिक बंद कर दिया, और बंद करने के बाद से अब टोटली हम मोदी केयर में आ गए। हाँ प्रवेश जी, मैं ये है कि कैरियर के नाम पे तो मैं बता ही दिया कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क कम कैशियर से अपना जिंदगी शुरू किया, और बिल्कुल स्ट्रगल शुरू के कुछ दिनों में, जब तक मैं अकेला था तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत मजे थे। शादी हुई तब भी ठीक था, उतने सैलरी थी जिसमें कि हम लोगों का चल जाता था बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन परेशानी तब हुई जब बच्चे हुए और बच्चों पे जब खर्च बढ़ा, तब समझ में आने लगा कि जॉब क्या है और सैलरी क्या है। तब फिर महीना का वो दिन आने लगा कि अब कब महीना शुरू होगा, कब महीना खत्म हो जाता है, और बहुत सारी चीजें होती थी, चूंकि बजटेड लाइफ था, स्ट्रगल का, तो बहुत सारे ऐसे जरूरत की चीजें होती थी जिसके विषय में हम लोग इस महीना अगर पैसा नहीं पूरा हुआ तो हम लोग आगे के लिए टालते थे कि अगले महीने करेंगे, इस महीने तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सब बड़ा, और चूंकि जिम्मेवारी हमारी थी, तो हम ये कभी भी ये सिद्धांत को हम कभी नहीं मानते थे। हम पहला अपने परिवार में इसके विद्रोह करने वाले हैं, जो कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ्स वाली जो कहानी है, ये मैं नहीं मानता था। मैं बहुत छोटा था, जब मैं जॉब में भी नहीं था, तब भी वो पेपर ऊपर में आता था, वो मैथमेटिक्स वाली चीज की, ये जोड़ो, इसे करो तो आपको ये चीज मिल जाएगा गिफ्ट में, तो मैं हमेशा भरता था। और थैंक्स गॉड कि हम हर बार जीत जाते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे घर में बहुत सारी घड़ियां, बहुत सारे वो बर्तन, यूटेंसिल्स, ये सब आ जाते थे। तो कहीं ना कहीं साइड से मैं कुछ ना कुछ स्टूडेंट लाइफ में भी किया करता था। और जब इसमें आई तब मेरे सामने ये प्रश्न था कि खर्च तो खर्च है, और सोच अच्छी थी कि अपने बच्चों को हम अच्छा शिक्षा देना चाहते थे। बिहार के छोटे से जगह में थे, लेकिन सोच हमारी थी कि हम अपने बच्चे को दिल्ली पढ़ाएंगे। और भगवान का बहुत बड़ा, अब कहते हैं ना कि भगवान बहुत सारी चीज अगर आपसे लेता है, अगर जिम्मेवारी आपको जैसे दिया तो बहुत सारी चीज दे भी देता है। तो प्लस पॉइंट में मेरे बहुत थे कि मेरे छोटे 3 भाई, 2 बहन, ये सारे, हमें याद है कि मैं बच्चा भी था तब भी पानी पीना है तो मैं किसी को आदेश दे देता था कि भाई 1 गिलास पानी ला दो। तो मुझे अपने पानी लाने की जरूरत, मैं समझता हूँ कि अगर दिन गिनूं पूरे जिंदगी में इस 69 इयर्स की एज में, तो मैं 100 दिन से ज्यादा अपने हाथ से गिलास से पानी उठा के नहीं लिया हूँ। क्योंकि बचपन में सब छोटे छोटे भाई बहन थे, वह पूरी वो ठाट बाट थी। जब बड़े हुए, शादी हो गई, फिर पत्नी आ गई, पत्नी के बाद फिर बच्चे आ गए, तो कोई ना कोई बच्चे के बाद बहुएं आ गई, तो ये सिलसिला चलता रहा। तो इसके लिए तो हम क्या किए कि सोच रहे थे क्या करें क्या करें क्या नहीं करें, बहुत कुछ करते थे। तो हमारे एक परिचित थे, उन्होंने कहा, वो समझते थे, हमारे गांव के ही थे, और वो आते थे मेरे घर में, तो वो देखते थे जैसे सोफा नहीं था, तो सोफा की जगह पे हम लोग क्या करते थे कि वो जो कुर्सी होती है, वो कुर्सी को सजा के लगाते थे, बीच में टेबल लगाते थे। तो आप चाहे जितना भी छुपाने की बटन ऐसे कीजिए, लेकिन जो है सच्चाई वो तो दिख ही जाती है सामने वाली। तो वो जानते थे कि इनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। तो वो हमें बड़ा धीरे 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 धीरे, अच्छा, एजेंट वर्ड से भी बड़ा हमको नफरत होती थी।
तो वो एजेंट उन बोलते थे कि LIC का एजेंसी ले लो, और LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर थे। तो मैं बोला नहीं एजेंसी नहीं करूँ, लेकिन ग्रेजुअली हमारे यहाँ जो आने जाने का जो सिलसिला था थोड़ा बढ़ा दिया उन्होंने। अब बढ़ाने के बाद अब वो धीरे धीरे करके हमारी पत्नी के नाम से एजेंसी दे दिया। खैर एजेंसी आ गई और पहले 1-2 पॉलिसी मैंने किया तो पैसा बड़ा अच्छा लगा। उस जमाने में सब बोनस वोनस जोड़ जाड़ करके 40% आ जाती थी, तो मुझे वो खींच दिया। जैसे ही पैसा आती है तो कोई भी चीज आपको अट्रैक्ट कर देता है। मैं कस के अपनी पूरी ताकत लगा दिया इतना। आप समझिए कि बैंक में जॉब करता हुआ बंदा, और 4 बजे सुबह में मैं उठता था। बैंक के जितने भी क्लाइंट्स होते थे, जो बड़े बड़े क्लाइंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, उनका हम डायरी बना करके सबका कॉन्टैक्ट रखे, और उनके यहाँ 4 बजे सुबह में चले जाते थे। नाश्ता किसी के यहाँ होता था, खाना किसी के यहाँ होता था, सीधे डायरेक्ट हम बैंक पहुंचते थे 9:30 पौने 10 बजे। और उसके बाद फिर बैंक जैसे ही 5 बजे खत्म हुआ, वो मोटरसाइकिल लगा करके रेडी रहते थे बैंक के बाहर। फिर हम लोग निकल गए रात के 10-11 बजे लौटते थे। तो इतना मेहनत किए कि हम पूरे टॉप एजेंट हो गए, उस डिवीजन में टॉप एजेंट हो गए। तो अब डिवीजन कई जिला का मिला के होता था, और इतने पैसे आने लगे। और बैंक में तो उस समय मैं क्लर्क ही था। तो आज यहाँ जब मैं गया तो यहाँ के जो LIC के ब्रांच मैनेजर उठ जाते थे, क्योंकि सबसे हाईएस्ट अर्नर हम थे। तो वो बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ा अच्छा लगने लगा। फिर परेशानी तब शुरू हुई जबकि हमारा प्रमोशन हो गया। अब प्रमोशन हो जाने के बाद वहां से ट्रांसफर हो गया, वो फील्ड खत्म हो गए और सारी चीजें नए सिरे से, और वहां पर गए तो वहां थोड़ी ऑफिसर वाली। अब नया नया ऑफिसर बनने के बाद क्या होता है ना, जब चलते थे तभी लगता था कि अरे मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो मैंने कदम भी बड़ा अजीब लगता था, सोच सोच के रखना पड़ता था। तो वहां पर आकर के फिर अब वहां के क्लाइंट से वो बड़ा लगा कि हम कैसे ये LIC की बात करेंगे। तो मैं धीरे धीरे शर्म आई, वही जो झिझक जो बोलते हैं, उस झिझक के कारण एक तरफ फिर ऑफिसर तो बन गए, लेकिन दूसरी तरफ मेरा LIC का जो बिजनेस था वो धीरे धीरे, लेकिन ऐसी में भी पैसा आता है। 15-20 साल तक जितने भी पॉलिसी थे उसके पैसे आए हमारे। उसके बाद जब हम धीरे धीरे, हम अपने बच्चों को, मेरे माता पिता थे रिटायर्ड थे, तो हमने फादर को मदर को भेज दिया दिल्ली, हमारे तीनों अपने बच्चों को भेज दिया दिल्ली पढ़ने के लिए। मैं हस्बैंड वाइफ फ्री, हम बैंक में रहते थे जहां भी ब्रांच में रहे, और हमारी पत्नी वहीं पे बैंक के बिल्कुल पास में। मैं क्लिनिक ले लेता था, इंटरकॉम लगवा लेता था हमारे ब्रांच मैनेजर के चैम्बर से इनके क्लिनिक तक, और फिर मस्ती से जिंदगी कटने लगी। लेकिन समस्या तब आई जबकि बच्चे और बड़े हुए, हायर एजुकेशन के लिए जब बड़ा पैसा की जब जरूरत पड़ी, तब फिर परेशानी आने लगी। लेकिन तब मैं फिर ढूंढना शुरू किया, बहुत छोटे छोटे चीज समझ रहे थे। आई उस समय नेटवर्किंग का मुझे कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन मैं बहुत तलाश में था। और उसके बाद तब जाकर के आपको ये मोदी केयर आया। फिर आगे बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आपने भी वो सारे दिन देखे हैं जो एक ऑर्डिनरी आम मिडिल क्लास फैमिली में फेस करते हैं। सारे चैलेंजेस आपने भी देखे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को लगता है कि इनका तो भाग्य बहुत बढ़िया है और ये तो सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए हैं। तो यानी कि बहुत लोग रिलेट कर सकते हैं कि आपने भी वो सारे चैलेंज फेस किए हैं और वो सारे तरीके अपना करके कोशिश किया है कि किस तरह से लाइफ में हम ग्रोथ कर सकते हैं और अपना स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सकते हैं। बिल्कुल 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 शर्मा साहब, बिल्कुल जबरदस्त सर। हम आपसे अगला सवाल पूछना चाहेंगे शैलेंद्र सिन्हा सर और डॉक्टर इंदु मैडम से कि आप लोगों के जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेल्स कैसे आया और आपने इन पर्टिकुलर मोदी केयर को ही क्यों चुना? गुड, वेरी गुड क्वेश्चन शर्मा साहब। बहुत आपने मेरे दिल की बात पूछ ली, और मैं ये बहुत जब भी ऐसे भी मैं बताना चाहता था हमेशा, लेकिन आपने पूछ करके हमारे इज्जत को आपने बख्श दिया। तो ये कहानी ये है कि मैं एक स्टोरी पढ़ा था। स्टोरी में था क्या कि एक सुमेरु पर्वत है, जिसमें कि जितने भी उस सिकंदर के जमाने की कहानी है कि सिकंदर पूरे विश्व विजेता क्यों बना। सिकंदर के पहले नहीं जानकारी है, हिस्ट्री में भी लोगों को बहुत नहीं पता है कि उसके पहले भी कोई विश्व विजेता बने हैं। तो ये कहीं लिखा हुआ है कि जो विश्व विजेता बनते हैं उनका नाम लिखा जाता है सुमेरु पर्वत पर, और वो सुमेरु पर्वत ऐसा है जो कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, दुनिया रहेगी, तब तक वो पर्वत रहेगा।
तो इस पर नाम लिखवाने का ये बहुत बड़ा आदमी का भूख होता है, आदमी के ये ड्रीम होती है कि हमारा नाम बड़ा हो। तो वो सुमेरु पर्वत के लिए जब सिकंदर विश्व विजेता बन के गया, तो वहां गया तो देखा कि पहाड़ जो सुमेरु पर्वत तो था, लेकिन वहां पर एक भी जगह खाली नहीं थी, सब पे नाम खोदा हुआ था। तो उसने देखा आसपास में, तो देखा कि एक गार्ड बैठा हुआ था, उससे उसको जगाया, सोया हुआ था, उसको जगाया, बोला क्या कह रहे क्यों सो रहे हो? बोला क्या करूं मैं, भाई 200-300 साल के बाद कोई आते हैं यहाँ पे, तो मैं सो नहीं तो क्या करूं? तो अच्छा चलो भाई क्या बात है, तो भाई मैं जगह बताओ, हम तो विश्व विजेता बन के आए, मैं सिकंदर, और मेरा नाम लिखना है यहाँ पे। तो बोला कि आप देख लो जगह, कौन सा जगह आपको पसंद है, वहां मैं लिख दूंगा। बोला कोई जगह खाली नहीं है, पसंद की बात तो बात की। तो उसने कहा कि ये तो जब से सृष्टि है तब से आपके जैसे कितने विश्व विजेता आए और कितने गए, तो आप ये जो सोचते हैं कि आप ही का सिर्फ रहेगा, ऐसा नहीं है। ये सृष्टि है, ये इतिहास है, यहाँ कोई खत्म होने वाली बात नहीं है। तो इसलिए आप जगह बताइए, मैं वहां पर खोद दूंगा, जो पहले वाला जिस आदमी का नाम है मैं नाम मिटा दूंगा और आपका नाम वहां खोद दूंगा। तब कहते हैं कि सिकंदर ने उसके बाद वो नाम नहीं खुदवाया। बोला कि ऐसा नाम खुदवाने का क्या फायदा, जबकि उस नाम को कोई दूसरा आदमी आएगा फिर उसको मिटा देगा। तो उसी के बाद सिकंदर को ये ज्ञान आई, जो आपने सुना होगा कि वह आकर के उसने बोला कि जब हमारी मृत्यु और जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ खुले होने चाहिए, ताकि दुनिया को ये पता चलना चाहिए कि जब हम जाएंगे यहाँ से तो कुछ लेके नहीं जाएंगे। तो ये मुझे ये पता थी कि सुमेरु पर्वत पर भी नाम रहता नहीं है। और पोस्ट में मैंने देखा कि चाहे वो हम अपने बैंक में थे, बैंक में बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, एजीएम, डीजीएम, जीएम, सीजीएम, और पता नहीं कितना पोस्ट करते करते चेयरमैन तक होते हैं। और वो एक दिन 60 इयर्स के बाद एक समय आता है, 60-65 ईयर जहां भी जो भी है, वो रिटायर हो जाते हैं। रिटायर हो जाने के बाद उनके नाम के आगे अब लग जाता है भूतपूर्व, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, ऐसे कहे जाते हैं। और ये वर्ड जो है ना, अंग्रेजी में एक्स बोलते हैं और हिंदी में भूतपूर्व, ये शर्मा साहब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं चढ़ूं, और ये मुझे तब समझ में आ गई थी जबकि मैं क्लर्क से सफर शुरू करके चीफ मैनेजर तक गया था, और छोटे गांव से शुरू करके मैं इंडिया के सबसे कैपिटल दिल्ली में आ गया था, और प्रतिष्ठा भी पूरा बैंक के अंदर थी। उस सब करते कराते मुझे ये समझ में आ गया कि भाई यहाँ अब आगे दौड़ लगाने से कोई फायदा नहीं है। चाहे हम किसी भी ऊंचाई, किसी भी शिखर पे पहुंच जाए, वो शिखर एक वक्त हमसे छीन लिया जाएगा, और हम भी अपने आप को भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री के जैसा बोलेंगे कि भूतपूर्व ये है। तो मैं भूतपूर्व से बचने के लिए एक्स लाइफ नहीं जीना चाहता था। तो अब मैंने दूसरा चीज क्या देखा कि एक्स लाइफ में क्यों नफरत थी, कि मैं बैंक में बड़े बड़े अधिकारियों को देखा, जब बैंक में थे तो क्या रुतबा था। लेकिन शर्मा साहब आपको बताएं कि जब वो रिटायर हुए तो बहुत सारे लोग अपने उस पोस्ट को चिपकाए रहते हैं, वो हटाते नहीं हैं। उनको अभी भी लगता है कि हम ये पोस्ट पे हैं, और इस तरह से करके वो अभी भी जब अगर पार्क में भी घूमने जाते हैं तो अपने से छोटे ओहदे वाले के साथ बात नहीं करते हैं। उनको लगता है कि ये मेरे क्लास का आदमी नहीं, और उनकी जिंदगी धीरे धीरे एकाकीपन की तरफ बढ़ जाता है। और उनके क्लास के जो लोग हैं, उनके समकक्षी जो लोग हैं, उनके पास जब जाते थे तो वो लोग उनको नहीं लगाते थे। क्यों नहीं लगाते थे? क्योंकि जो भी आज के डेट में बड़ा पोस्ट पे है, तो वो जो है बैटरी डाउन वहां से। बिल्कुल सही बोले हैं सर, उनसे भी तो कोई ना कोई बड़ा पोस्ट रहेगा ही रहेगा। हाँ, तो बड़ा पोस्ट रहेगा ही रहेगा। अब ये तो बैटरी डाउन होने लगा, कैसे हो? चार्जिंग लगा दीजिए साथ में। हाँ, बेटू को बुला दो, चार्ज में लगा दो। चाहे वहाँ वाला में देखो, अंदर वाला में, यहाँ से कैसे जाएगा? जाएगा ना, चलो ये लगाओ, नीचे वाला लगा दो। जी जी, प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, तो क्या हुआ कि
वो जो उनके क्लास के लोग होते हैं वो उनको इसलिए नहीं बिठाते हैं क्योंकि उनके पास पहली बात तो होती है कि उनके पास समय नहीं होता है, और दूसरी बात क्या होती है कि इनके पास कुछ नया नहीं होता है। इनके पास जितने भी रिटायर्ड आदमी से आप बात कीजिएगा तो वो यही बात बोलेंगे कि अरे मेरे जमाने में तो ऐसा था ऐसा। आज के जमाने के सारे सिस्टम को वो इतना खराब बताते हैं, इतनी शिकायत करते हैं, इतने फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर होती है कि कौन आदमी, ऐसे ही हजारों गम है दुनिया में और फिर इनसे सुन करके अपने गम को क्यों बढ़ाएं। तो सारे रिटायर्ड लोगों को देखे हैं कि जिंदा तो हैं, लेकिन उनके लिए मेरे लिए एक शब्द आता है कि डेड लाइफ। वो एक डेड लाइफ जीते हैं, और मैं डेड लाइफ नहीं जीना चाहता था। मैंने कहा कि 84 लाख योनियों के बाद अगर मैं ये शरीर मैंने पाया है तो मेरा तो अपना मानना है कि मिनिमम मैं 150 साल तक जिंदा रहूंगा, और मैं यही जीना चाहता हूं। मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है 150 इयर्स को क्रॉस करना, और इसके लिए मैं उस शिखर की तलाश कर रहा था जो शिखर 60 साल के बाद मुझसे न छीन ली जाए। तो मैं इसी बीच में ए नाम की कंपनी, सभी लोग नाम नहीं बताते हैं पूरा लेकिन समझ जाते हैं सब लोग। तो 2002 में हमारे जीवन में, जिस समय हमें बहुत जरूरत थी पैसे की भी और वो शिखर की भी जरूरत थी, तो मुझे ए नाम की कंपनी में इंट्रोडक्शन हुआ और बहुत अच्छा लगा। और मैं तो मेहनत करने का आदी हूँ, मुझे तो पता है कि कैसे सुबह से शाम तक मेहनत करके टॉप पे पहुंचा जाता है। तो मैंने उसमें भी मेहनत किया और बहुत कम समय में मैं गोल्ड प्रोड्यूसर बन गया। फिर जो हमारे जिंदगी की एक हमेशा जो होते हैं ना कुछ लक्षण, जिसको बोलते हैं, ट्रांसफर हो गया दिल्ली, और दिल्ली ट्रांसफर के लिए लगाए हुए थे। चूंकि बच्चे हमारे यहाँ थे तो हम भी चाह रहे थे कि सब लोग साथ रहें, और हमारी मिसेज का सबसे ज्यादा अपने बच्चों से लगाव रहता है, हमेशा बना हुआ, और छोड़ना नहीं चाहते हैं अपने बच्चों को। तो हम लोग दिल्ली चले आए। अब दिल्ली चले आए तो जो अब एकाएक दिल्ली के, तो वो शुरुआती दौर इतनी परेशानी थी कि हम कैसे, मैंने यहाँ पर तो जाना, अपने ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, यही बहुत बड़ी बात थी। और कॉर्पोरेट में मेरी पोस्टिंग हो गई, कॉर्पोरेट अकाउंट ग्रुप में, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। लेकिन हमारे अंदर थी नेटवर्किंग का, वो समझ में आ गया था कि अगर आप अपने उस शिखर को चाहते हैं जो कभी भी जीवन में भूतपूर्व आप नहीं बनेंगे, तो वह नेटवर्क ही है। यहाँ कोई एक बार अगर बन जाता है जिस लेवल पे, आज चाहे आप प्लेटिनम हैं, हम प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं, या जो हमारे सुमन सर जीबीडी हैं, अमित सिन्हा सर जीबीडी हैं, तो ये कभी भी भूतपूर्व नहीं होंगे। आप कभी भी भूतपूर्व प्लेटिनम नहीं होंगे, कभी प्रेसिडेंशियल नहीं होंगे, वो कभी भूतपूर्व जीबीडी नहीं। जब तक जिंदा है तब तक हम वो जीबीडी रहेंगे ही। तो इसलिए यहाँ पर टॉप पे पहुंचना बहुत अच्छा लगा। अब मैं यही सोच रहा था कि अब तो मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि तो मैं सोचा कि रिटायर करूंगा तो मैं ज्वाइन करूंगा, और वही हुआ। रिटायरमेंट के बाद मैंने स्टार्ट किया, तब तक ये मोदी केयर आ चुका था, और इसकी भी मैं बताऊंगा आपको। तो नेटवर्किंग का यही सबसे अच्छा रहा, और मोदी केयर के लिए रहा कि जो जो मेरे स्पॉन्सर हैं, मैंने पहले ही बताया कि वो हमारे स्टेट बैंक में हमारे कलीग थे। और देखिए, इत्तेफाक की बात है कि एमवे बिजनेस में हमारे वो डाउनलाइन थे, उनके स्पॉन्सर हम थे, और इसमें हमारे पास वो आए और उनके ऊपर विश्वास था, क्योंकि बैंक में भी थे और हमारे साथ बहुत दिनों से नेटवर्किंग में थे, और बहुत जुझारू, बहुत ऑनेस्ट, बहुत अच्छे आदमी। तो विनय कुमार लाल सर, उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम आज इस मोदी केयर बिजनेस में हैं। तो विनय कुमार लाल सर, सुमन सर, और एक सुनील वर्मा सर और अनूप गुप्ता सर, ये सभी लोग आए थे। और इन सब लोगों पे न विश्वास करने का, क्योंकि हमारे लिए उस समय सिर्फ नेटवर्क तो हम पहले से जान चुके थे, एक ही प्रश्न था कि A to M, अब वाई एम। तो इन लोगों पर सबसे बड़ा इतनी ही बात थी। पहला दिन तो डेमो देखा, डेमो बहुत अच्छा लगा था, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट होता है, आपको लोग ज्वाइन करते हैं। तो ट्रस्ट में जो हमारे जस्ट स्पॉन्सर थे वो हमारे बैंक के कलीग थे और मेरे साथ बहुत दिनों से थे, इसलिए मैंने मोदी केयर को सिलेक्ट किया। थैंक्स, ओवर टू। बहुत बढ़िया सिन्हा सर। तो मतलब ये मालूम पड़ता है कि जो मान सम्मान है वो आपको यहाँ पर परमानेंट दिखा, और जो जॉब में मिलता है टेम्परेरी, जब हम कुर्सी में होते हैं उसको सलाम मिलता है, लेकिन जैसे कुर्सी से आप हटते हैं तो आपको तरह से नहीं पूछता है। बिल्कुल 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 शर्मा साहब, बिल्कुल। तो थैंक यू सर। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे अगला प्रश्न कि व्हाट आर योर पर्सनल एंड टीम अचीवमेंट्स इन मोदी केयर सो फार, यानी कि किस तरह का मान सम्मान, रिकॉग्निशन, गाड़ी, ट्रिप्स जो बताते हैं यहाँ पर इनकम मिलता है, वो किस तरह से मिला,
और व्हाट इज योर विजन फॉर टीम इन नेक्स्ट 3 to 5 years? अगले 3 से 5 साल में किस विजन के साथ आप चल रहे हैं? गुड, बहुत अच्छा शर्मा साहब। ऐसा है कि मेरी अपनी जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी स्लो है, क्योंकि बहुत रिटायरमेंट के बाद जो 60 साल से बहुत सारे ऐसे वर्क सब थे जो रुके हुए थे, जिनको पेंडिंग खाते में डाला गया था। तो मैं सोचा कि एक बार इन सारी चीजों से मैं फ्री हो लेता हूं, तब मैं इस दौर में रहूंगा, क्योंकि ऑन ऑफ ये सिस्टम नहीं बताता है और अच्छा भी नहीं है। तो मैं स्टार्ट तो हो गया था, शुरू की चल जाए गाड़ी। तो अभी मैं मेरा पर्सनल जो डेवलपमेंट है, मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूं, लेकिन हमारे टीम में हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं और आप प्लेटिनम हैं, आपके जैसे जैसे हमारे पास 4-5 प्लेटिनम है, इस बहुत सारे एसीडी हैं, ईडी हैं, और डायरेक्टर्स की तो संख्या आप समझिए कि बहुत ज्यादा है। तो ये है डेवलपमेंट अभी तक का। और रही बात फॉरेन ट्रिप्स का, तो 2 ट्रिप मुझे मिला। मैं एक ट्रिप एंजॉय किया, एक ट्रिप में उसी दिन द सेम वेरी डे हमारे फादर एक्सपायर कर गए थे, इसलिए उस ट्रिप में हम नहीं जा पाए। हमारे बहुत सारे साथी जो दुबई गए थे उनको पता होगा कि एयरपोर्ट पर मेरा नाम पुकारा जा रहा था। तो ये फॉरेन ट्रिप्स हुआ। गाड़ी हम भी ले चुके हैं और हमारे टीम में 3-4 गाड़ी आ चुकी है। और आने वाले 2-3 सालों के बीच में अब मैं अपने जो जितने भी मेरे पेंडिंग वर्क थे, उस सारे वर्क हमारे पूरे हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं दिलो जान से लग गया हूं इसमें, और बहुत जल्दी ही सारी सफलताएं और उस टॉप पे मैं पहुंच जाऊंगा। वो मेरा अपना लक्ष्य है कि इसी साल 2022 में मैं जीबीडी बन जाऊंगा, और 100% बनूंगा। इसमें कहीं कोई, चूंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और कैसे बनना है। जब सबसे बड़ी चीज है, वही चीज मैं आगे बताऊंगा भी। सभी लोगों के लिए सेम बात है कि आपको काम तो करना पड़ेगा। इसमें कोई शॉर्ट टर्म, दिल से, दिमाग से और हर चीज से शॉर्ट टर्म वर्ड को हटा दीजिए। सच जिंदगी में कोई शॉर्ट टर्म नहीं होता है परमानेंट बेनिफिट के लिए। दूसरी चीज की कोई भी चीज फ्री नहीं होती है। देर इज नो, किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि देर इज नो फ्री लंच। तो इसलिए अब मैं करने जा रहा हूं। तो मेरा अपना गोल ये है कि मैं तो जीबीडी रहूंगा ही, इस साल 2022 में भी हमारे टीम से मिनिमम 2 जीबीडी होंगे, 2 लेग से हमारी जीबीडी होंगे जिसमें वो जीबीडी का हो गया। उसके अलावा गाड़ियां, इस साल मेरा टारगेट है कि 10 गाड़ी को क्रॉस कर जाए, कि हमारी टीम से 10 गाड़ियां से ऊपर हो जाए। और उसके 1 लाख कमाने वाले का जो सबसे बड़ी बात अभी आ रही है कि लेवल से ज्यादा आपके चेक्स की बात हो रही है। तो मेरा अपना है कि इस साल के अंत तक मेरी अपनी इनकम 3 लाख क्रॉस कर जाएगी, और हमारे टीम में 10 व्यक्ति मिनिमम 1 लाख को क्रॉस करेंगे। उस पर मैं काम करूंगा। मैंने आइडेंटिफाई भी कुछ लोगों का नाम कर लिया, उनसे मेरी बात भी हो गई है, वो लोग भी उसी सफर पे आप जानते हैं कि सब चल रहे हैं। तो यही है मेरा अपना गोल आगे। बहुत बढ़िया सर। 2022 का यानी कि इस साल का तो आपने अपना गोल यहाँ पर डिक्लेयर कर ही दिया है। जोरदार तालियां सर, बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू। जानना चाहेंगे आपसे कि 2025 के लिए आप क्या विजन लेकर चल रहे हैं? टीम का क्या विजन आपको दिख रहा है? क्या किस मिशन पर काम कर रहे हैं सर? देखिए, 2025 के लिए सबसे बड़ी बात है कि बहुत दिनों तक मेरा पार्किंग हो गया प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, यानी मैं सोचता हूँ 6 लेग। तो जो मेरे 6 लेग, जिनके बदौलत आज मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूँ, ये 6 लेग डायरेक्टर जीबीडी होगा मेरा। ये 2025 का ये है टारगेट कि मिनिमम 6 लेग से हमारे जीबीडी होंगे, और 50 व्यक्ति 1 लाख रुपया अर्निंग पे। मैं, हालांकि सुरेखा मैम की बात याद आ रही थी कि मैं अपना जब ड्रीम बुक में बना रहा था, तो मैंने सोचा कि वो बराबर बताती हैं कि फेंको, कस के फेंको। तो मैंने पहले तो लिख दिया था कि 100 आदमी 1 लाख पे होंगे, लेकिन फिर मैं थोड़ा सोचा कि है तो सब बात ठीक, लेकिन बचपन से जो दिमाग जो ट्रेंड है, सीजनड है, और बिल्कुल कि भाई एकाएक हम लोग वो उतना लंबा छलांग नहीं लगा पाते हैं। तो मैंने फिर, आप दिखाएंगे आपको ड्रीम बुक में अपना, कि वो 100 लिख करके मैंने फिर काट करके मैंने 50 किया। मुझे लगा कि 50 तो बिल्कुल रीजनेबल है, और 50 से ऊपर हो जाएगा बहुत अच्छी बात है। और कार के मामले में भी उसी तरह से काट के कट शॉर्ट करके 100 कार लिखा। तो ये है मेरा 2025 तक का टारगेट। वाह वाह, बहुत बढ़िया सर।
तो सही है। थैंक यू। जो मिशन 10,000 मिलियनर्स, और जिस तरह से 2025 का जो प्रिडिक्शन है केपीएमजी का, जिस तरह से 64,500 करोड़ का डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में होने वाला, और मोदी केयर उसका एक बहुत बड़ा उसमें मिसाल के तौर पर हमारे सामने साबित होने वाला है। उसके लिए आपका विजन भी बहुत अच्छा अलाइनमेंट हो रहा है। कांग्रेचुलेशन सर। अभी एक थैंक यू। हम आपसे पूछना चाहेंगे सर, कुछ लोग मोदी केयर में आते हैं, स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन जब तक वो सफल नहीं होते वो कंटिन्यू नहीं करते हैं, बीच में ही क्विट कर जाते हैं। तो क्या ऐसे लोगों के लिए आप बहुत खूब और बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन शर्मा सर आपने पूछा है। और मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं तो बहुत दिनों से इसी पेंडिंग ये आपको प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर के लेवल पे हूँ, तो मैं बहुत अच्छी तरह से मैं समझ रहा हूँ कि क्या क्या गलतियां हो रही है। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि नारियल फल तो सभी लोग जानते हैं। नारियल फल में कितना अच्छा है कि वो आप पानी भी पी सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट उसके अंदर पानी होता है और बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है। काफी बीमार लोगों को दिया जाता है कि किसी तरह की बीमारी में आपको नारियल का फल बहुत अच्छा, और खाने के लिए भी उसके अंदर फल होता है, सारी चीजें हैं। अब एक समझिए कि एक अननोन एक जगह जहां नारियल कोई नहीं जानते थे, और वहां एक बंदा बहुत भूखा था और किसी ने बहुत खुश होकर के उसको एक नारियल दे दिया। देने वाले ने तो बहुत अच्छा चीज दिया, सोचा कि इससे इसकी प्यास भी बुझ जाएगी और इसके पेट भी भर जाएंगे फल खा करके, तो नारियल दे। लेकिन उसने बताया नहीं कि भाई इस फल को तुम यूज कैसे कर पाओगे। नींबू संतरा में तो है थोड़ा दबाया हुआएगा तो दब जाएगा, लेकिन नारियल में दबाने वाने से भी तो दबना नहीं है। और वो जो बच्चा है जिसके हाथ में नारियल दिया गया, जो भूखा है प्यासा है, वो नारियल को पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, उठा रहा है, पटक रहा है, हर तरह से प्रयास कर रहा है, और काफी अथक प्रयास के बाद वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है जहां पानी है और जहां नारियल का वो मीठा फल है, और उस लास्ट में उस नारियल को फेंक देता है बच्चा। तो इस कहानी को मेरे बड़ा अच्छा लगा। नेटवर्क में मोदी केयर में मैंने जो देखा कि ज्वाइन सब लोग ये सोच के बड़ा अच्छा करा देते हैं, लिस्ट में भी नाम ले लेते हैं कि भाई हमारे अपने आदमी हैं, उनको हम ज्वाइन कराएं, उनको बहुत फायदा होगा, उनको बहुत पैसा आएगा, उनकी लाइफ स्टाइल एकदम सिग्निफिकेंट हो जाएगी, ये सारी चीजें। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि प्रॉपर स्टार्टअप नहीं होता है, जो आज ट्रेनिंग में आजकल आप सभी लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं। क्योंकि हमें पता भी नहीं है कि अगर मेरा कोई प्रॉब्लम है तो हम किसको फोन करें। तो न तो किसी अपलाइन का फोन है, सिर्फ उनको एक आदमी का फोन होता है, अगर उसने उठाया नहीं तो कहानी वहीं क्लोज हो जाती है। और फिर कंपनी के भी जितने भी जो शुरुआत में हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहला स्लाइड है, ये बहुत छोटी सी स्लाइड है, और मैं बताऊं कि मैंने अभी तक प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर तक उसको यूज नहीं किया था। जबकि अब समझिए कि अभी तक तो मुझे धक्का, जो मुंबई में आप रह चुके हैं, मुंबई वाली कहानी कि मुंबई के लोकल ट्रेन में आपको चढ़ना नहीं पड़ता है, सिर्फ लाइन में खड़ा हो जाइए, लोग पहुंचा देंगे आपके गाड़ी के अंदर। तो उसी तरह से हमें हमारी टीम ने इसे पहुंचा दिया प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। एक्चुअली प्रॉपर स्टार्टअप मेरा भी नहीं हुआ, और मैंने भी हजारों का लाखों का नहीं किया। तो प्रॉपर स्टार्टअप में 90% दोष देता हूं स्पॉन्सर को, जिसके कारण कोई भी बिजनेस छोड़ के जाते हैं। 10% उस बंदे की होती है जिसके अंदर प्यास नहीं होती। अब मान लीजिए नारियल का फल तो आपने दे दिया उस व्यक्ति को जिसको भूख ही नहीं लगी अभी, जिसको प्यास ही नहीं है, तो वो करेगा भी क्या। उसको सिखा भी दीजिएगा कि बेटा ऐसे फोड़ेंगे, ऐसे निकालेंगे पानी, ऐसे खाएंगे, फिर भी वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसको तो अभी भूख है नहीं। जब भूख होगी तब देखेगा। तो नारियल के फल का एग्जाम्पल से आप, मैं समझता हूं कि बहुत क्लियर हो गया होगा कि इसमें दूसरी गलती क्या करते हैं हम, कि ज्वाइन हम भी करते आए हैं, अब भी तक करते आए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लीडर को मैंने खो दिया है इस गलती से कि एनईएफटी नहीं करवा पाते। उस समय लगता है अरे जल्दी करा लो, अरे इतने खुश हो जाते हैं ज्वाइनिंग से ही, समझते हैं कि सारा काम हो गया। अब ज्वाइनिंग तो करा दिया, लेकिन अगर एनईएफटी नहीं करवाया उस बंदे का, तो क्या होगा। उसके जो आप सुन रहे थे अभी, आपने वीडियो लगाया होता बहुत अच्छा कि भाई 100 रुपया पहला महीना आता है, 167 रुपया आता है, सब लोगों ने इतना ही बताता है, 160, 130, 140, 200 के आसपास ही सभी लोगों का पहले महीने आता है। लेकिन देखिए वो 200 बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन कितना अट्रैक्ट करता है। पता चलता है कि जिस गाय को खरीद के हम लाए हैं, ये गाय दूध देती है, जिस टेप रिकॉर्डर को खरीद के लाए हैं उसमें से साउंड आ रहा है, गाना बज रहा है, इतना ही पता चलता है। तो आदमी आगे उसके कारण बढ़ना चाहता है। लेकिन हमने क्या किया कि हमने एनईएफटी से कनेक्ट नहीं किया। वो जो 167 रुपया है उस बंदे को दिखा नहीं।
अब बंदे को दिखा नहीं, अब वो बंदा क्यों, जरा सा भी अट्रैक्शन, कुछ भी, आप 2 घर बनाते हैं, ईंटें लगाते हैं 2, उसके बीच में अगर सीमेंट का बीच में नहीं डालेंगे तो दोनों ईंटा कैसे सटेगा। तो आप वो जो 167 रुपए का जो चेक है, उसका सबसे माने मूल हम समझते हैं क्या कि कारण होता है कि आप उस 167 से कनेक्ट नहीं करा पाते हैं। तो ये बाद बाकी ट्रेनिंग मीटिंग ये सब सारी चीजें बहुत सिंपल मायने रखती है कि अगर हमें प्यास है तो हमें मिल जाएगा। हमें पहला महीना होना चाहिए, वो सीमेंट मिलना चाहिए 167 का, 140 का, दैट्स ऑल मेरा समझ में। बहुत बढ़िया सर। मतलब आपका कहना है कि एक तो स्टार्टअप बहुत जरूरी है कि उनका सही शुरुआत हो, उनको पूरा नारियल कैसे उसके अंदर से कितना मीठा पानी है, कितना न्यूट्रिशियस है, वो रास्ता स्पॉन्सर को, टीम को, अपलाइन को जरूर इस पे ख्याल करना चाहिए कि कितना इसके अंदर कैसे खोला जाएगा, इसको कैसे छील के इसके अंदर से कितना बढ़िया जो मीठा पानी निकलता है वो उसको टेस्ट जरूर कराना चाहिए। यस का NEFT भी अपडेट कराना चाहिए, ताकि चाहे उसको 100 रुपया ही आता है, जो केयर 100 रुपया जैसे ही होता है हमें अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, तो उसको भरोसा हो जाता है। और कुछ व्यक्ति शुरुआत में थोड़ा सैंपल के तौर पे ही इसको बिजनेस को लेते हैं कि देखते हैं क्या ये कह रहे हैं सही, वाकई सही है कि नहीं है। जैसे आपने बताया था कि मोदी केयर पैसा वापस करता है, मनी बैक रिफंड गारंटी है, और आपने ये करके देखा था तब मुझे भरोसा दिलाया था, और उसी भरोसे पे हमने बिना डेमो के आपके कहने पे ये शुरुआत कर ली थी। यस थैंक यू सर। तो आगे हम पूछना चाहेंगे सर, छोटा सा आपकी मोदी केयर की ज्वाइनिंग की जो स्टोरी थी कि आपको कैसे मोदी केयर के लिए आप तैयार हो गए, वो छोटी सा वाकया आप थोड़ा शेयर करेंगे सबके लिए सर। बहुत अच्छी बात, आपने तो बहुत अच्छा पॉइंट पूछा शर्मा साहब। अब वो ऐसा था कि स्टेट बैंक की तरफ से मैं जा रहा था पटाया, और उस पटाया जाने के क्रम में मुझे पटना एक दिन रुकना था, और वो मैं रिटायर होने वाला था महीने 10 दिन में। तो मैं अब उस जो ए नाम की कंपनी को मैं फिर से स्टार्ट करना चाहता था आफ्टर रिटायरमेंट, जो मेरे दबे हुए कोने में जो सपने थे, तो उसके लिए मैं फिर से रीऑर्गेनाइज करना चाह रहा था अपने टीम को। तो हमारे जो विनय कुमार लाल सर हैं वो हमारे बहुत अच्छे उसमें थे डाउनलाइन में, तो मैंने उनको फोन किया। हाँ, अच्छे लीडर थे, तो मैंने उनको फोन किया फ्लाइट से उतरते ही, और जब उनका रिस्पांस देखे हमें लगा कि अरे ये तो हमसे ज्यादा, मैं जो समीर मोदी सर करते हैं, कहते हैं कि तुम 1 कदम चलो मैं 2 कदम चलने के लिए तैयार हूँ। तो मैं जिस तरह से पूछा, हम सोचे कि सोए होंगे, उठेंगे, 7 बज रहा था, तो ये पता नहीं अलसा, अच्छा हाँ ठीक है, अरे अरे अब मैं तो बहुत इंतजार कर रहा था, कब आ रहे हैं क्या, हम आ गए, अरे मैं अभी मिल रहा हूँ। तो मुझे लगा क्या बात हो गई कि भाई इतना तत्परता इनको है, लेकिन खैर जो भी है, पहले कभी नहीं, हाँ इसके पहले इतनी तत्परता से वेलकम वाली बात थी नहीं। तो उसके बाद उन्होंने तुरंत अपॉइंटमेंट मांगा। मैंने कहा कि अरे सर क्या बात है, अपॉइंटमेंट की क्या बात है, मैं यहाँ पर ठहरूंगा, मैं एक रिश्तेदार के यहाँ रुकना था, तो मैं वहां रुका, और ये आ गए, वही बताया कि सुमन सर और सुनील वर्मा सर और अनूप गुप्ता सर को लेके आए। अनूप गुप्ता सर बिल्कुल कोट वोट इस तरह से पहने हुए थे, और उस समय RBD थे। और विनय कुमार लाल सर ने कहा कि सर आप तो MBA में बहुत अच्छे थे, सो एक चीज ये है, इन लोग पहचानते ही होंगे, सुमन जी का भी हमारे उस ए नाम की कंपनी में मेरे क्रॉस लाइन थे, लेकिन इनका व्यवहार जो आज आप सभी लोग जानते हैं, इनकी सबसे बड़ी जो USP है कि बड़ा मृदुभाषी, और सब लोग जो भी इनकी तरफ ताकता है, उस सबको लगता है कि मेरे अपने हैं। ये इनका जो यूनिवर्सल छवि है कि कोई आदमी इनको देख के ये नहीं कह सकता कि ये मेरे अपने नहीं है। तो क्रॉस लाइन होते हुए भी हमको पता नहीं कहाँ इनसे बड़ा अट्रैक्शन लगता था, इनको बड़ा हमको लगता था कि मेरा अपना भाई है, ऐसा फीलिंग हमको आती थी अंदर से। और ये जब आए तो इन्होंने वो डेमो दिखलाया। डेमो तो जो आप जानते हैं कि स्टेरिक्लीन और पेस्ट चमत्कारिक था, और उसके बाद इन्होंने वो दिखलाया मोबाइल चिप का। अब मैं चूंकि सफर पे था, उसी मॉर्निंग में मेरी फ्लाइट थी, तो मैंने कहा कि भाई ये सब स्टेरिक्लीन और ये सब तो नहीं ले जा पाऊंगा, लेकिन ये अभी तुरंत दे दीजिए। मैंने तुरंत 2750 रुपए का वो लिया और मैं ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा कि भाई इतने सारे अच्छे लोग आए हुए हैं, तो इसमें क्या करना। और एक चीज थी कि एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा कि ये गलती आप लोग में से कोई ना करें, क्योंकि उसमें आप हर आदमी का कोई ना कोई अपना भगवान होता है, अपना कोई ना कोई मेंटर होता है। अगर आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे तो वो आदमी कभी भी आपके साथ नहीं आएगा। तो मैंने, चूंकि मैं MBA का वो सारी चीज न्यूट्रलाइट खाता था,
तो हम बोले कहा कि देखिए सर सब तो ठीक है, लेकिन मैं हेल्थ वाला चीज जो है, न्यूट्रिशन वाली, वेलनेस वाली, वो मैं एमबीए का ही खाऊंगा। तो अनूप गुप्ता सर का ये सीखने वाली बात थी कि तुरंत उन्होंने, बाकी कोई जवाब दे न दे, लेकिन तुरंत उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सिन्हा साहब ठीक है, हम लोग आपके पर्सनल जो भी चीजें आपके, उसमें कहीं हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप जो भी चीज एमबीए का खाना चाहते हैं, जो भी चीज मार्केट का खाना चाहते हैं, बिल्कुल खाइए। जो चीज वहां नहीं है आप उतना ही से शुरू कीजिए हमारे मोदी केयर को। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर वो क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं नहीं उससे अच्छा है मेरा, ये जो गलती हम लोग करते हैं, जनरली कर जाते हैं। अगर कोई आदमी कहता है, हम लोग कहते हैं अरे भाई मोदी केयर का प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से, मार्केट के सारे प्रोडक्ट से बहुत अच्छा है, तो ये बात उनको चोट लगती है भाई। वो इसका मतलब आप इनडायरेक्टली उनको बेइज्जत करना चाहते हैं कि वो जो अभी तक खा रहे हैं वो फालतू चीज था, आप ही बताने आए हैं, पहली बात नहीं थी। तो ये छोटी बात है, बहुत ध्यान से। लेकिन अगले, क्योंकि मेरे दिमाग में ये अनूप गुप्ता सर का ये जो पॉइंट था कि आप जिस कंपनी का जो भी खाना चाहते हैं, ये बाध्यता नहीं है हमारे कंपनी में कि आपको हमारे कंपनी में ज्वाइन करने के बाद सारी चीज हमारी ही खानी होगी। आप स्वतंत्र हैं, आप जहां से जो खाना चाहें। बस इतना ही था, मैं फटाक से ज्वाइन कर लिया। बहुत बढ़िया सर। तो हमको ये पता चला कि दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या प्लान, क्या डेमो दिखाते हैं वो तो रखता है मायने, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है और किस तरह से हम अपॉइंटमेंट सेट करते हैं और फोन पर नहीं बताते हैं। तो आपकी स्टोरी से ये पता चलता है, ज्वाइनिंग स्टोरी से सर, कि मिलकर जो बातचीत हुई है तब आपने निर्णय ले पाए, और आपने दोस्ती के नाते इसमें पहला कदम रखा, और फिर आपको भरोसा होता गया, और हाँ हाँ, आपको फिर ये सही बात, बहुत अच्छा आपने कहा कि ये 4 आदमी से आए थे, हर आदमी का अपना अपना छवि और व्यक्तित्व था, और चारों जोड़ के कंप्लीट वो जो स्टोरी है पूरी हो जाती है। अब बहुत मजा आया था। हम लोग पहली बार दोबारा पटाया गए थे बैंक से। पहली बार मैं बैंक से गया था पहली बार, ये लोग मोदी केयर की तरफ से गए थे। तो ये अमित सिन्हा सर, सुमन सर, अनूप गुप्ता सर, सब लोगों के साथ मेरी फोटो है उस समय, जबकि मैं बैंक से, दोनों आदमी बीच में मिल गए संजोग से। वो भी देखिए मजा है। यस, यानी कि सर आप, और विश्वास भी बहुत अच्छा बढ़ गया कि हाँ भाई सभी लोगों को ये फॉरेन ट्रिप मिलता है। यानी कि आप विदेश तो पहले भी घूम रहे थे अपनी जॉब के, आप अपने रुतबे से सब संतुष्टि थे, आप सारा कुछ देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो मान सम्मान मिल रहा था और जिस तरह से दोस्ती रिलेशनशिप जो है आपको यहाँ पर अट्रैक्ट किया, और वहां से आपने शुरुआत की। तो सभी नए लोगों के लिए, और जो लोग इसमें कार्यरत हैं और जो न्यू ज्वाइनिंग पर जो फोकस कर रहे हैं, और जो इस महीने का जो स्पेशल वेलकम ज्वाइनिंग ऑफर चल रहा है, तो उसके लिए हम सभी आपसे ये सीख सकते हैं कि हम लोग रिलेशनशिप पे ज्यादा काम करें और ज्यादा लोगों से मिलें, और उनको हम मिलकर डेमो दिखलाएं, और अपने अपलाइन का जरूर सपोर्ट लें, सिस्टम की जरूर मदद लें, कुछ ना कुछ वीडियो उनके साथ शेयर करें, उनको वो चीज क्लिक कर सके कि वो एक निर्णय पर पहुंच सके और ज्वाइनिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंट दे सकें और आप उनकी अच्छी शुरुआत करा सकें। थैंक यू सर। सर बिल्कुल। तो आगे अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे सर कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स एंड सेमिनार। इसमें सफल होने के लिए प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग या मीटिंग्स, सीखने की, लर्निंग की क्या महत्व है सर? सर ये तो बड़ा सिंपल और बच्चों वाला क्वेश्चन है कि जैसे एक इंसान को जीने के लिए खाने और पीने का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे और श्वास नहीं लेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। बड़ा अच्छा आजकल हम लोग कुकू के प्रचार में बताते थे कि आप खाना के बिना इतने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, पानी के बिना इतने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, और हवा के बिना तो आप 3 मिनट नहीं जिंदा रह सकते। तो उसी तरह से इसमें भी सारी चीजें हैं कि ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार्स जो है ये बिल्कुल हमारे ऑक्सीजन की तरह है, हवा की तरह है। इतने समाज में वो गाना है ना कि हजारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी। आदमी हमें से 2-4 होते रहता है हर आदमी के गम से। ऐसा नहीं है कि आप अपने ही गम से परेशान रहते हैं, दूसरे के गम से भी आप परेशान हो जाते हैं। तो इतने गम, तो ये सब क्या करती हैं, एंटी रिएक्ट करती है। तो आप कोई भी ड्रीम लेकर के आप चलते हैं, और अगर आप ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स को अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो आपके वो जो समस्या है, जो बहुत अच्छा अभी विंध्यवासिनी जी बता रहे थे कि अगर चाय आप 2 कप बना रहे हैं, उसमें 1 मक्खी गिर जाती है तो क्या करते हैं, सब लोग चाय फेंक देते हैं।
लेकिन वही आप भंडारा लगा हुआ है, आप 1000 आदमी के लिए बहुत बड़े पतीले में चाय बना रहे हैं और उसमें एक क्या 3-4 मक्खियां गिर जाती है तो आप उस मक्खी को छान के फेंक देते हैं। यानी कि आपकी समस्या और आपका ड्रीम ये डिसाइड कराता है। तो चूंकि हम लोगों का जो सिस्टम है हमारे यहाँ ट्रेनिंग का, जिस तरह से हम जो तैयार होते हैं प्रोग्रेसिवली, तो उसमें ड्रीम की चर्चा कभी नहीं होती। इसलिए हम लोग ड्रीम को तवज्जो ये नेटवर्क मार्केटिंग के बाद ही दिए और नेटवर्क मार्केटिंग के बाद ही जाने। इसके पहले जो लोग भी कुछ ड्रीम में आप समझते होंगे कि लोग सिर्फ पद में बड़ा बनना चाहते हैं, अपने बैंक में हैं, आप अपने डिपार्टमेंट में हैं तो अभी छोटे पोस्ट पे हैं, उससे बड़ा पोस्ट पे, इसी को लोग ड्रीम जानते थे। ये तो कुछ नहीं है, ये तो क्या है, ये तो ड्रीम की बात ही नहीं है, ये तो प्रोग्रेस की बात हो सकती है कि हाँ आपने प्रोग्रेस किया उस क्षेत्र में। तो ड्रीम का एक्चुअल परिभाषा हम लोग नहीं जानते थे, तो इसलिए ड्रीम एक बार किसी ने बता दिया, मीटिंग में बता दिया गया, तो उससे हम उस पर टिके नहीं रहते हैं। तो हमारा मीटिंग सेमिनार्स हमें उस ड्रीम को बार बार याद कराता है कि आपके ये सपने हैं और ये सपने पूरा करने के लिए ये सबसे सहज रास्ता है और सबसे सरल रास्ता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें बहुत इतना ही समझिए कि उसके बिना न तो कोई आदमी आज तक जीबीटी बना है बिना ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स को अटेंड किए हुए लगातार। अच्छा, अटेंड करने का मतलब ये भी नहीं कि कभी कर दिया, जब मन में आया तो कर लिया, साल में एक दिन कर लिया, होली दिवाली छठ के दिन कर लिया, ऐसा नहीं। जिसने भी कंसिस्टेंसी बरती है वही लोग आगे बढ़े हैं, कोई भी। इसलिए इसके बिना ये समझिए कि उतना उससे अच्छा है कि आप न आए, आप ड्रीम न पालें। आप पहले जो बाहर की दुनिया में जैसे जी रहे थे, दैट वाज आल्सो गुड, कि जैसे दुनिया जी रही है, जैसे और लोग जी रहे हैं वैसे आप भी जी रहे थे। अगर यहाँ आए हैं तो उसको, सपना को अगर आप चाहते हैं कि साकार हो जाए, तो आपकी समस्याएं जितनी हैं सब समाप्त हो जाए, आपके कंप्लेंट्स खत्म हो जाए, तो वो सब यहीं से मिलता है। अब बड़ा अच्छा से हम लोग इसमें बड़ी सुन करके समझ जाते हैं और हमारे पता भी नहीं चलता कि आपके शरीर से वो बीमारी कब खत्म हुई। बहुत बढ़िया सर। तो मतलब ट्रेनिंग इतनी इम्पोर्टेंट है और जिस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर मिलती है वो अलग होती है, वो बाहर की जो ट्रेडिशनल जॉब या व्यवसाय में होते हैं वो नहीं मिलती है। आपका कहना सही है सर। और ट्रेनिंग जो लगातार ट्रेनिंग कंसिस्टेंटली आपने जैसे बताया, थैंक यू सर। ये सिस्टम जो है ना हमारे बिजनेस का ब्लड है। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर मैडम भी बिल्कुल रिलेट कर रही हैं कि किस तरह से ब्लड कितना इंपॉर्टेंट होता है शरीर के लिए, उसी तरह से बिजनेस में सिस्टम इंपॉर्टेंट है। वंडरफुल वंडरफुल। अगला सवाल, मेरे 1-2 सवाल ही बचे हैं सर। अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि कुछ टिप्स आप ऐसा देना चाहेंगे, कुछ शॉर्ट टिप्स उन लोगों के लिए सफल होने के लिए जो कि बहुत लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, सफल तो होना चाहते हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको बदलाव करना चाहिए कि वो सफल हो जाएं, अपने मुकाम तक पहुंच जाएं, मंजिल उनको मिल जाए सर? हाँ सर, इसमें तो आपके क्वेश्चन पे बहुत अच्छा आप पूछे और हमको याद आ गई, आज से 15-20 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति के फाइनेंशियल एडवाइजर उस कंपनी में हुआ करते थे जो बड़े अच्छे डायमंड थे। तो वो आए थे, इसी गुड़गांव शहर में आए थे, उस सेमिनार को मैंने अटेंड किया था। बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल डेमो करके इस सवाल का जवाब उन्होंने दिया था। ऐसा ही सवाल का उन्होंने क्या किया कि एक गिलास लिया खाली और उसमें से वो दूसरा नीचे गिलास है उसमें उसको वो टेढ़ा कर रहे थे, उसमें कुछ, बोले क्या गिरा? कुछ नहीं भाई, उस गिलास में ही कुछ नहीं है, गिरेगा क्या? वो 10-20 गिलास को ऐसे ऐसे डाले और उन्होंने पूछा, सब लोग, हम लोग ऑडियंस थे, हम लोग बताया नहीं इसमें तो कुछ नहीं गिरा। तो उन्होंने कहा कि ये आदमी क्या करना चाह रहा है? तो इसमें भरना चाह रहा है जो उसके पास है। तो उसके पास है क्या? हवा। तो हवे भर रहा है, दूसरा कुछ है नहीं उसके पास। तो उसने कहा कि अब अगर कुछ चाहते हैं तो क्या करना होगा? पहले खुद को भरना होगा, टेढ़ा भी करने की जरूरत नहीं। तो उसने उस गिलास को सीधा रखा और उसके बाद एक बहुत बड़ा जग लिया, उस जग से उसने पानी डालना शुरू किया और पानी डालते गया धीरे 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 धीरे। जब ग्लास पूरा भर गया, उसके नीचे बहुत सारे ग्लास रखे हुए थे, अब उस ग्लास को टेढ़ा भी नहीं करना पड़ रहा था और ऊपर से डाले जा रहा था और वो नीचे के ग्लास में छलक करके पानी आने लगा और ये सभी ग्लास भरने लगा। तो उन्होंने कहा कि होता क्या है, गलती लोग क्या करते हैं कि अपने आप को बिना इक्विप्ड किए हुए, बिना अपने आप को ट्रेंड किए हुए चले जाते हैं पढ़ाने।
जो जो उससे होता है क्या कि आप तो गलत कर ही रहे हैं, लेकिन आप बहुत दूसरे आदमी की भी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो मोदी केयर को तो ऐसा ही जानेगा जैसा आप दिखलाते हैं, जिस चश्मे से आप दिखला दिए। आपको कुछ पता नहीं था, आपने उसको कुछ पता नहीं में ला दिया, तो एक बहुत बड़ी फौज तैयार हो जाती है ग्रेवयार्ड की। तो ये जो जितना आप मोदी केयर में आपके भी टीम में होगा, मेरे भी टीम में है, कि जितने सक्सेस हैं उससे बड़ा ग्रेवयार्ड का है संख्या। ग्रेवयार्ड में जब काउंट करते हैं कि इतने सारे लोग हैं, तो ग्रेवयार्ड से बचना है तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, कोई जरूरत नहीं किसी को समझाने की, वो अपने आप आपके अंदर से, भगवान बुद्ध को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, महावीर को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, सूर्य को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं उग गया हूं, अब तुम रोशनी ले लो, ऐसा नहीं होता है। तो सब एक ही है मंत्र। अगर एक शब्द में पूछेंगे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने आप को मीटिंग, सेमिनार्स, वीडियोज, बुक्स, किताब, जितने भी सारी चीजें हैं, सबसे अपने आप को, नेटवर्क के लिए क्या क्या जरूरी है सबको आप इक्विप्ड कर लीजिए, अपने आप को लैस कर लीजिए, लैस कर लीजिए। उसके बाद फिर देखिए कि लोग अपने आप आपके पीछे आएंगे। आज अनूप गुप्ता के पीछे आपने देखा, आपने सुना होगा, सुरेखा मैम ने कहा, बहुत अच्छा बात बताया था कि इस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग 0 से जीबीडी नहीं बन पाए, वो ऑलरेडी जीबीडी थी। उसके बाद उन्होंने कहा क्या कि उनके नए लेग उन्होंने 2 बार जीबीडी नए लेग वो उतने बनाए और उतने से उन्होंने जीबीडी फिर से बना। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि उनके अंदर वो वाली बात आ गई कि उनके पास लोग सटते हैं, और आप खाली हैं और लोगों को सटाना चाहते हैं, तो हाउ कैन, ये तो बिल्कुल हम लोग गलत, ये तो प्रकृति का नियम है, और उस नियम के विरुद्ध चलेंगे तो नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया आपने बड़ी बखूबी इसका हमको दिया रीजन कि किस तरह से नॉलेज, यानी कि हमारे अंदर जो होगा वट एवर वी हैव, वही हम दूसरों को दे पाएंगे। पहले वो हमारे पास होना चाहिए। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। हमारे अंदर आत्मविश्वास स्वयं के अंदर होना जरूरी है, तभी हम उन लोगों को दे पाएंगे जिनको हम अप्रोच करते हैं, जिनको हम स्पॉन्सर करते हैं। और बिल्कुल ट्रिपल आपने सही बताया कि किस तरह से यहाँ पर हम अपने नॉलेज के साथ ही दूसरों को हम यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकते हैं और मैग्नेट बन सकते हैं। yes. तो हम अपने स्वयं पर करना होगा सबसे पहले कि हम वो सारा नॉलेज वो हासिल करें और अपना गिलास फुल रखें, तभी हम उनको दे सकते हैं। बिल्कुल 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 सर। और आज के इस चैट विद चैंपियंस का मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा सर कि मन तो नहीं कर रहा, आपसे मन कर रहा कि बात करते ही जाएं, इतना अच्छा लग रहा है मैडम, और आप एक साथ बैठे, और सुबह में अर्ली मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग छुट्टी होती है मैक्सिमम लोगों की, और आज लगभग 200 प्लस लोग आपको सुन रहे हैं। तो हम पूरा उम्मीद करते हैं कि बहुत लोगों की लाइफ में एक जबरदस्त चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, बहुत लोगों को आपने जरूर इंस्पायर किया है आज, और कुछ लोग निर्णय जरूर लेंगे और इससे इंस्पायर होकर यहाँ से सीख करके जरूर आगे बढ़ेंगे। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा एज ए प्रोफेशन, क्योंकि आप बैंकर और मैडम डॉक्टर्स हैं, रह चुके हैं, तो आपके लिए, और डॉक्टर तो कभी रिटायर नहीं होते हैं, है ना, लाइफ टाइम रहते हैं, तो बैंकर्स, डॉक्टर्स और आप जैसे कि अपने जॉब से रिटायर हुए, ऐसे रिटायर्ड लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लोग इस समय हार करके बैठ जाते हैं कि अब तो मेरा हो गया, और बहुत सारे यंगस्टर्स, क्योंकि आपके बच्चे कामयाब हैं और आपकी टीम में बहुत सारे यंगस्टर्स कामयाब हैं आज मोदी केयर में भी, तो ऐसे बैंकर्स के लिए, स्पेशली डॉक्टर्स के लिए और रिटायर्ड लोगों के लिए और यंगस्टर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जितने भी बैंकर्स हैं उन लोगों के लगभग ड्रीम्स सब पूरे हो जाते हैं। बैंक लोन इतना दे देता है कि सब लोगों के पास मोटा मोटी अपना रिटायर होते होते घर हो चुका होता है, गाड़ी हो चुकी होती है, बच्चे सब सेटल हो चुके होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे पीरियड में। वो कहते हैं कि अब मैं क्यों जुड़ूं, मैं क्यों करूं, ये बातें आती है। फिर डॉक्टर्स तो मैडम भी बताएंगे कि हाँ भाई डॉक्टर्स हैं तो बहुत पैसा कमाते हैं, रिटायर नहीं होते हैं, तो फिर वो क्यों करेंगे। और गवर्नमेंट जॉब वाले लोगों का भी उसी तरह की बहुत तरह। एक इसका अगर चूंकि समय भी होने को है, तो अगर बिल्कुल एक लाइन में जवाब मैं बताऊं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ा गागर में सागर वाली बात क्या है कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। देखिए सर, बहुत नहीं समझ पाते हैं लोग, सिर्फ वर्ड तक नहीं जाना है कि एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। अगर डॉक्टर कोई है उनको सिर्फ इमेजिन कराइए कि अगर आप किसी एक्सीडेंट हो जाता है, अगर किसी डॉक्टर का हाथ उसका कट जाता है जो सर्जरी करके रोज प्रतिदिन का 5 लाख रुपया कमा रहा था, देन क्या होगा
उसके बाद क्या होगा जब उसके एक्सीडेंट से हाथ चली गई, अगर उसके एक्सीडेंट में उसकी आंख चली गई तो क्या होगा। ऐसा इमेजिन, आइए कुछ भी हो सकता है, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा चीज क्यों नहीं करें कि हम एक ऐसा चीज हो जिसमें कि हमारा पैसिव इनकम, यानी कि हमारा हाथ कट जाए तब भी ये इनकम पे प्रभावित न हो, और हमारा आंख चला जाए तब भी हमारे इस इनकम को कोई प्रभाव न करे। बाकी कोई भी जॉब में हो, किसी भी चीज में हो, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो हर व्यक्ति के लिए पैसिव इनकम समझने की चीज है। पैसिव इनकम, कितने लोग तो जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, नौकरी भी करते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, सरकारी नौकरी में भी होते हैं, लेकिन एक्टिव इनकम पैसिव इनकम का डिफरेंस हम नहीं समझ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों का सबसे बड़ा अच्छा चीज है शर्मा साहब कि अगर हम लोग पैसिव इनकम के महत्व को अगर हम किसी भी व्यक्ति को बताएंगे तो वह व्यक्ति, अगर उसका उस समय तक मन स्थिति सही है, अगर उस तक खराब नहीं हुआ है, तो वो आदमी बिल्कुल तैयार हो जाएगा, मेरा ये मानना है। और पैसिव इनकम एक ऐसा चीज है जिसके लिए कि आपको, आदमी ठीक है मरने के बाद क्या होता है किसी ने नहीं देखा, लेकिन मरने के क्षण तक क्या होता है ये तो आप देखते हैं ना। जब आपके हाथ पैर नहीं काम करेंगे, जिस समय वो बिल्कुल कुछ नहीं, आप सिर्फ देख सकते हैं, एक मूर्ति की तरह आप पैसिवली ही सब कुछ देख सकते हैं, तो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर आपके पास अपने पैसे की उतने अच्छे व्यवस्था नहीं है तो रिश्तों को, देखिए सच्चाई है, ये बोलना नहीं चाहिए, बड़ा खराब लगता है कि आज इतना मेरा प्यारा परिवार है और कल हमको कैसे छोड़ देगा, लेकिन दुनिया की सच्चाई है कि जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं उन सब लोगों का, आप वृद्धाश्रम इतने नए खुल रहे हैं, कैसे खुल रहे हैं, क्यों खुल रहे हैं वृद्धाश्रम? वृद्धाश्रम इसलिए खुल रहे हैं कि घर वाले लोग, अब लोगों के साथ भी दिक्कत है, इनकम उतनी है नहीं, सभी लोग तो नेटवर्क में है नहीं, सभी लोग जीबीडी तो है नहीं कि भाई बहुत बड़ा घर हो। अब उनके बच्चे हो गए 2-3 और 2 कमरे का मकान है, तो वो बूढ़ा बूढ़ी कहाँ रहेंगे, तो उनको तो वृद्धाश्रम में भेजना ही पड़ेगा। तो ये सब सारी चीजें अगर उनको बताते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि भाई इस चीज को आप अभी भी शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए तो आपने देखा कि एक अनपढ़ और कम पढ़ा लिखा बीरू टेलर जीबीडी बन गया, ये कितना अच्छा चीज है इस नेटवर्क में। और खास करके मोदी केयर में एक 22-20 साल की लड़की अक्षी दत्ता स्टार्ट करके जब सब उसको भगा देते थे, और उसके बाद आज वो जो है सो 15 लाख रुपए महीना कमा रही है, 50,000 प्रतिदिन का कमा रही है, 2-2.5 हजार प्रति घंटे का कमा रही है। तो उसके बाद आप बहुत बड़े बिजनेसमैन संजय बगाड़िया को देख रहे हैं कि जो बिजनेस ऑटोमोबाइल्स के टाइकून्स वो इस चीज को कर रहे हैं। कितने आपने देख रहे हैं जितने टेक्नोक्रेट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, तो यहाँ पर ये चीज पता चला कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, तो रिटायर्ड आदमी क्यों नहीं कर सकता है? जब वो उस अलग क्लास थोड़े है, वो तो इसी में से आता है। तो इसलिए जब ये बताते हैं आप कि भाई इस उम्र में, आप उनको ये 5 एग्जाम्पल देते हैं कि एक अनपढ़ आदमी भी कर लिया है, एक पानी बेचने का पाउच वाला भी कर लिया है, एक स्टूडेंट भी कर लिया है, एक ओल्ड आदमी भी कर लिया, तो आप भी कर सकते हैं। उसके अंदर ये विश्वास जगा देते हैं तो आस हो जाती है, तो आदमी करेगा और उसको एक ही चीज अट्रैक्ट करेगा, वो है पैसिव इनकम, मेरा मानना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। मैडम ऐड ऑन करेंगे। इसमें ना किसी के एज की जरूरत है, ना कोई एजुकेशन चाहिए, हर कोई कर सकता है। पैसा तो सबको चाहिए, पैसा ऐसा चीज है उसके बिना आदमी एक पग भी नहीं चल सकता है। तो यहाँ पैसे का अहमियत बहुत ज्यादा हो जाता है हमारा लाइफ में। हम चाहेंगे कि इसको हर कोई ज्वाइन करे और अच्छे से करे। थैंक यू। और प्रोडक्ट भी इतना अच्छा है सर कि ये भी हम बता सकते हैं किसी आदमी को किसी एज में कि आज तक आपने वो ग्रेड 1 76% TFM वाला साबुन यूज नहीं किया होगा, तो आप एक बार इस साबुन को यूज करके देखिए तो कि क्या फर्क है और साबुन में और ये TFM 76% वाले साबुन में। एक बार आप खा के तो देखिए कि ये तुलसी क्या फायदा करता है, आप ये खा के तो देखिए कि इस गिलोय में क्या चीज है। तो ये चीज बता सकते हैं कि इनके पास मान लीजिए कि वो पहले से भी बहुत सक्षम है, उनको पैसे का बिल्कुल जरूरत नहीं है, हर तरह से सेटिस्फाइड है, तो अच्छा क्वालिटी के लिए आ सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, हमारे पास एक कारण नहीं है, 1000 कारण है। जिधर से भी टच कीजिएगा उधर से भी आप किसी को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका अपना यूएसपी होना चाहिए, वैल्यू आपकी होनी चाहिए। आप जब तक अपने वैल्यू को नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये कुछ भी संभव नहीं होगा। थैंक यू सर, जबरदस्त, बहुत सही कहा सर आपने। पैसिव इनकम जो कि नॉर्मल ट्रेडिशनल जॉब में या व्यापार में समझ में भी नहीं आता है और ना ही वो पॉसिबल है, और एक बहुत बड़ा इसका जो है रिजल्ट जो मोदी केयर के माध्यम से हम देख रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। और आपने सही कहा सर
कि किस तरह से बैंकर्स, रिटायर्ड लोग और डॉक्टर्स के लिए पैसा तो हो सकता है उनके अपने व्यवसाय में भी, प्रोफेशन में भी, जॉब में भी, लेकिन पैसिव इनकम का स्रोत वहां पर नहीं ले पाते, यहाँ पर संभव है। तो इसके लिए आपने बिल्कुल सही कहा सर, और यंगस्टर्स के लिए बिल्कुल सही है कि ये एक कैरियर है। थैंक यू सर, आज आपने पूरा दिन बना दिया। बहुत चैट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं और बहुत लोग बता रहे हैं कि उनकी लाइफ को इंस्पायर, बहुत लोग इसको कमेंट को यहाँ पर बोलना चाहेंगे, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम कुछ सीनियर लीडर्स को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। तो हम एक लास्ट में एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे जितने भी एलओएस में और ऊपर और हार्टलाइन में सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सब लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि आज हमारे चेहरे की खुशी में हर आदमी का हाथ है, हर आदमी का अपना परसेंटेज। थैंक्स। थैंक यू सर, जबरदस्त। तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कुछ हैंड रेज भी मैं देख रहा था और काफी लोग उत्सुक हैं और बोलना चाहते हैं, और एक्साइटमेंट जो है आपने भर दिया है सभी में। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। थैंक यू। बिल्कुल निश्चित। और मैडम ने और दोनों ने मिलकर समा बांध दिया, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 8:15 हो चुके हैं और अगले 2 से 5 मिनट में कुछ सीनियर लीडरशिप है यहाँ बैठी हुए हैं कि वो आज के सेशन के बारे में कमेंट करें। मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा जिनको हम ट्रांसफार्मर